नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी की इतिहास की जो बुक है उसके बारे में। कक्षा 8 की इतिहास की जो बुक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको बताती हैं। अगर आप लोग 8वीं क्लास में अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो ये पुस्तक पढ़ना अनिवार्य ही है। और अगर आप 8वीं क्लास के अलावा किसी भी क्लास में अगर अभी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी अगर 12वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और आगे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये किताब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि आप लोगों को ये किताब जो है वो आपको पढ़ना सिखाती है कि इतिहास को किस नज़रिए से पढ़ा जाना चाहिए। आप लोग भी जब 8वीं क्लास में रहे होंगे तो आप लोगों ने इस किताब को नज़रअंदाज करके निकल गए होंगे कि ये किताब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमें तो बस अपनी 8वीं क्लास की पढ़ाई कंप्लीट करनी है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में इसी किताबों को वापस देखते हो, आप जब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब दाखिला लेते हो तो आप लोगों को सबसे पहले एक ही बात कही जाती है कि आप एनसीईआरटी किताब को पहले कवर कर लीजिए। चाहे आप प्रशासनिक सेवाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आजकल के इस प्रतियोगिता के दौर में अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को अगर कंसेप्ट क्लियर करना है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपके इस किसी भी सिलेबस में जहां पर लगती है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी तरीके से अगर कहीं भी पढ़नी पड़ती है, तो आपको कक्षा 8 की ये जो बुक है वो जरूर पढ़नी चाहिए। तो कक्षा 8 की ये जो बुक है, इसमें आप लोगों को 10 चैप्टर दिए गए हैं और उन 10 चैप्टर में सबसे पहला के जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहले आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहां। इसके बाद में हम दूसरा चैप्टर देखेंगे कि जिसमें आप इसे कैसे, कब को और कहां वाला ये जो चैप्टर है इसमें आपको बताया जाएगा कि इतिहास को किस नजरिए से पढ़ा जाना चाहिए। क्या इतिहास को अलग अलग खंडों में बांटा जाना चाहिए। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में बांटते हैं तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, किस आधार पर बांटा जाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस पार्ट में बताई जाएगी। लेकिन जो आगे वाला पार्ट है उसमें बताया जाएगा कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। एक ब्रिटिश कंपनी आती है, वो किस प्रकार से एक व्यापारिक उद्देश्य से आती है लेकिन बाद में पूरे भारत को ऊपर अपना जो आधिपत्य स्थापित करते हैं उसके बारे में इस पार्ट में आपको बताया जाएगा। और उसके बाद में जैसे अगला तीसरा पार्ट आएगा तो तीसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान लोग हैं, उन किसानों के ऊपर जो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी प्रथा जो चलती है, स्थानीय बंदोबस्त लगाया जाता है, वो सारे जो काम है वो किस प्रकार किए जाते हैं, इन सभी बातों की चर्चा आप लोगों को ये जो तीसरे वाला चैप्टर है उसमें मिलेगी। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे चौथे चैप्टर की ओर, तो चौथे चैप्टर में आपको आदिवासी, दिक्कू और यहाँ पर एक स्वर्ण युग की जो कल्पना की जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। आदिवासी लोग जो कि अपने वनों में रहते हैं, दिक्कू लोग जो कि वनों में साथ में रहते हैं, और उसके एक स्वर्णिम युग की जो कल्पना की जाती है उसके बारे में आपको चौथे पार्ट में जानकारी मिलेगी। जब आप थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो उनमें असंतोष की जो भावना जगती है, उसके बाद में जनता विद्रोह करती है। और आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति आप लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे की जो टेक्निकल चीजें हैं वो आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोगों का ये जो पांचवा पार्ट है ये बताएगी कि जनता जब बगावत करती है और 1857 का जैसे महाविद्रोह होता है, उस महाविद्रोह की जो पूरी कहानी है वो आपको कहानी के माध्यम से बताई जाएगी और पूरी एकदम क्लियरेंस के साथ में बताई जाएगी। और जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर आती है तो उसका हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर रेशम का उद्योग करते हैं, जो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बनाते हैं, कई प्रकार के उद्योगों को भारत में बनाया जाता था, मलमल, शॉल, जैसे कि ये कश्मीरी शॉल का जो जमाना जमाना था, उन सभी बातों की चर्चा आप लोगों को ये जो छठा चैप्टर है उसमें मिलेगी। और उसके बाद में जैसे ही हम सातवें चैप्टर बढ़ेंगे तो सातवें चैप्टर में जैसे हमें अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए एक भारत को, वैसे पहले तो वो व्यापारिक उद्देश्य से आए लेकिन बाद में उनका उद्देश्य चेंज होता गया। बाद में जब वो वहां पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो बाद में ये लोग अपना भारत से कच्चा माल ले जाने के लिए तैयार थे। और भारत के कच्चा माल जब ले जाकर वहां पर औद्योगिक क्रांति के बाद में बहुत सारा माल उत्पादन हो गया, बहुत सारा प्रोडक्शन वहां पर हो गया, तो वहां पर उनको ये सामान बेचने के लिए कोई ना कोई तो जगह चाहिए। उस जगह को एक उस जगह के रूप में उन्होंने भारत को डेवलप किया।
इन सभी बातों की चर्चा हम आज आगे वाले चैप्टर में और आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। और बाद में ये जो एक शिक्षित राष्ट्र की बात करते हैं, जिसमें हम महात्मा गांधी के विचारों के बारे में देखेंगे कि वो भारत को किस प्रकार शिक्षित करना चाहते थे। और एक हम विचारक देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो किस प्रकार भारत को शिक्षित करना चाहते थे। और आगे हम देखेंगे कि महिला, जाति एवं सुधार, किस प्रकार महिलाओं के साथ में जातियां होती थी, किस प्रकार की हमारे भारतीय समाज में कुरीतियां व्याप्त थी। इन सभी बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। और उसके बाद में एक जो व्यापक विद्रोह होता है, एक जो राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों के मन में पैदा होती है और एक राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ उठता है, एक राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ता है, उन सभी बातों की चर्चा हम 9वें चैप्टर में करेंगे और 1947 तक आपकी बात आ जाएगी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार विभाजन की त्रासदी होती है। इन सभी बातों की चर्चा हम आगे वाले वीडियोस में और आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। और पूरी जानकारी जो आपको इतिहास को पढ़ने का एक माइंडसेट डेवलप करेगी, आपको बताएगी कि इस प्रकार इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास जो एक बहुत ही, जो कि सभी सब्जेक्ट की जननी माना जा सकता है इतिहास को। इतिहास मात्र तथ्यों का ज्ञान लेना मात्र नहीं है। इतिहास का उद्देश्य है कि आप चेंज को समझें, कहां पर कुछ चेंज हो रहा है, किस प्रकार ब्रिटिश की नीतियां बदलती हैं, और ब्रिटिश की अगर नीतियां बदलती हैं तो उन नीतियों के पीछे का कारण क्या है, वो सभी चीजें आपको देखनी होती हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं आपके पहले पार्ट से। और पहला पार्ट जो है वो है कैसे, कब और कहां। कैसे, कब और कहां का ये जो पाठ है, इसमें आप लोगों को पहले देख लेना चाहिए कि हम इस पाठ में पढ़ने क्या वाले हैं। इस पाठ के जो मेन पॉइंट हैं वो आप लोगों को मैं एक बार बोर्ड पर नोट करवा देता हूं। आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और उन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। तो आप लोगों का पहला पाठ है कैसे, कब और कहां। तो पहले पाठ का नाम लिख लेते हैं ऊपर, कैसे, कब और कहां। ये आप लोगों के पार्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है पहले पार्ट का। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कि तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। ये जो तारीखें हैं, ये तारीखें महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों तारीखों के पीछे हम भागते रहें। तो इन तारीखें महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये टॉपिक है मेन। इन टॉपिक के बारे में एक बार आप फ्लो चार्ट्स बनाकर देख लीजिए, तो आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। तारीखें महत्वपूर्ण क्यों हैं, और इसमें हम देखेंगे कि अगर तारीखें महत्वपूर्ण हैं तो कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी तारीखें देखनी चाहिए, कौन सी तारीख है। और इसके बाद में हम इसमें सेकंड टॉपिक पर चलेंगे, तो वो हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। जैसे कि हम मिडाइवल, एंशिएंट आदि के बारे में देखते हैं, तो उसका हम निर्धारण कैसे करते हैं, हम अवधियां कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे तय करते हैं। और उसके बाद में एक बहुत ही जो आप लोगों के लिए मेन टॉपिक रहता है, आप लोगों के कंसेप्ट की बात जो है वो ये है कि इसमें उपनिवेशवाद को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कि उपनिवेशवाद आखिर होता क्या है। एक बहुत ही सरल भाषा में इसमें बताया गया है कि उपनिवेशवाद को किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। ये इसके मेन जो पॉइंट हैं वो मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, और इन सभी पॉइंटों के बाद में हम पूरी इनकी डिटेल लेंगे। और इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि हम ये कैसे जानते हैं। एक मेन टॉपिक इसमें आता है, हम ये कैसे जानते हैं, हम किस तरह जानते हैं, हम किस तरह जानते हैं। ये इसका एक मेन टॉपिक होगा। और उसके अंदर आप लोगों को जो पढ़ना है वो ये आगा कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, अभिलेख तैयार करता है। आप इन पॉइंट्स को मेरे साथ में नोट करते रहिएगा, और अपनी नोटबुक में कहीं पर एक छोटा सा पेज लगाकर, या फिर एनसीईआरटी किताब में बहुत सारी जगह पास में रहती हैं, तो उस साइड वाले कॉर्नर में भी आप इनको नोट कर सकते हैं। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व,
इसके बाद में इसमें हम देखेंगे कि सर्वेक्षण का जो महत्व है वो किस प्रकार बढ़ता है। ये सारे टॉपिक लिख रहा हूँ एक बार, लेकिन बाद में मैं आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स के अंदर की जो बात है, इन टॉपिक की जो कहानी है वो सारी आपको बताऊंगा। बाद में हम देखेंगे कि अधिकृत रिकॉर्ड्स, अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता चलता है, से क्या पता नहीं चलता है। इसके पीछे भी अच्छी एक कहानी है, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। लेकिन आप लोग एक बार इतना नोट कर लीजिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये सारी आप लोग चीज नोट कर लीजिएगा। एक बार यहाँ तक आप देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको नोट करनी है, आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो इतिहास के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं, तो उसके बारे में हम हमारी इतिहास की ये जो किताब है वो यहीं से शुरू करती है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। वह किस राजा की ताजपोशी कब हुई और कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, इन्हीं तारीखों की गर्मा गर्म बहस होती थी। आम समझ के हिसाब से तारीखों का पर्याय माना जाता, इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आप लोगों ने भी ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखों को रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? अब यहाँ पर एनसीईआरटी जो आपकी, ये एनसीईआरटी की जो खूबसूरती है वो देखिए। एनसीईआरटी आपको ये बताती है कि एक समय था जब लोग ये सोचते थे कि इतिहास को पढ़ना सिर्फ तारीखों को पढ़ना मात्र है। यहाँ पर ये देखना इतिहास है कि क्या तारीखों को पढ़ लेना इतिहास है? क्या सिर्फ ये पढ़ लेना कि कौन सा राजा कब सिंहासन पर बैठा, यही इतिहास है? नहीं। क्या ये पढ़ लेना सिर्फ मात्र इतिहास है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया? आप लोगों को ये सब देखना, यहां तक आप लोगों को अगर फैक्ट इकट्ठा करना होता है तो फैक्ट की बात ये बता रहा है कि ये जो बातें हैं ये इतिहास नहीं है। इतिहास को पढ़ने का एक अलग नजरिया होना चाहिए। उसके बारे में ये किताब आपको पूरी जानकारी देती है और इसकी अगले ही पैराग्राफ में आपको एनसीईआरटी बताती है कि इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में बताता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में किस तरह की चीजें थी और उनका क्या बदलाव हुआ। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो इस समय हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। ये बताना चाहता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का मात्र नहीं है, इतिहास सिर्फ तारीख मात्र नहीं है, इतिहास सिर्फ जगह मात्र को याद करना नहीं है। ये बताना चाहता है कि इतिहास उस चेंज को याद करना है, उस बदलाव को देखना है कि क्या आखिर रीजन रहे होंगे कि ये बदलाव हुए। आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें रही होगी कि जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। किस कारण से ब्रिटिश सरकार को वित्तीय उद्योगीकरण लाना पड़ा, वित्तीय पूंजीवाद लाना पड़ा, किस प्रकार से उनको वित्तीय उपनिवेशवाद लाना पड़ा, किस प्रकार से उनका जो पहले व्यापारिक उपनिवेशवाद था, किस प्रकार से उनका वाणिज्यिक उपनिवेशवाद आता है, किस प्रकार उनका औद्योगिक उपनिवेशवाद आता है। उसके पीछे का सिर्फ ये फैक्ट इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि आप लोगों को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया जाए। ये बात आपकी एनसीईआरटी आपको खूबसूरती देती है कि आप लोगों को ये चीज मात्र पढ़ना इतिहास नहीं होना चाहिए, उनके पीछे के चेंज को समझना चाहिए। आखिर उनको क्या कारण है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ रहा है, क्या कारण है कि उनको रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था लागू करनी पड़ रही है। ये चेंज को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी एक दिशा निर्देश देती है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इसमें अब एक उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहता है कि आप लोग के कुछ ऐसी खास जगह होती हैं, कुछ ऐसी खास कहानियां होती हैं कि जिनके पीछे आप कोई भी एक तारीख को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में आगे एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि आप लोग जब मार्ग पर चल रहे होते हैं तो आप लोगों को लोग चाय का घूंट मारते हुए नजर आएंगे। लोगों को आप देखेंगे कि वो चाय पी रहे हैं, लेकिन क्या ये चाय एक दिन में ही आ गई? क्या ऐसा था कि पहले दिन तो लोग चाय पीते ही नहीं थे और दूसरे दिन सुबह उठे तो उन्होंने चाय की चुस्कियां भरनी शुरू कर दी? ये इतिहास बताती है। ये बताती है कि नहीं, चाय का एक लंबा इतिहास रहा है। चाय को एकाएक लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ाया जा सकता।
चाय के पीछे की कहानी जो आप लोगों को सुननी है, तो अगर आप हमारे वीडियो पर भी हमारे चैनल पर भी अगर विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चाय की खोज वाला वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि चाय एक चीन के राजा थे जिनका नाम था सेंजोंग। वो एक बार कहीं बैठे थे और उनको गर्म पानी पीने का काफी ज्यादा शौक था। एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे और उसमें कुछ चाय की पत्तियां आकर गिर जाती हैं, तो उन्होंने जो गर्म पानी पिया तो उसका स्वाद उनको कुछ अलग लगा। लेकिन इसके बाद में उसमें चीनी मिलाई गई, धीरे धीरे बदलाव हुए। उसके बाद में उसमें दूध भी मिलाया गया। तो बाद में जो बदलाव आए उस बदलाव को देखना इतिहास है, किस प्रकार ये जो बदलाव चलते हैं। और आप लोग इसमें अगला एक उदाहरण देता है कि आप लोग जब एक रेलवे से सफर कर रहे होते हो तो आप खिड़की से बाहर देखते हो और आप लोग ये भी सोचते होंगे कि किस प्रकार रेलवे आया। अब रेलवे को लाने के पीछे क्या रीजन है, किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार का एक हित रहा होगा इसके पीछे, वो सभी चीजों को आपको देखना है। वो सभी चीजों को देखना इतिहास है, वो बदलाव को देखना इतिहास है। ये किताब जो है आप लोगों को बहुत ही एक ब्रॉड माइंडेड बना देती है। आप लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हो तो आप लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि क्या अखबार अचानक से आने शुरू हो गए, इसके पीछे की क्या कहानी है। आपको रेलगाड़ी आने से पहले आपको देखना चाहिए कि उसके पहले जो लोग थे वो किस प्रकार सफर करते थे, लोगों को सामान की आवाजाही कैसे होती थी। इन सभी चीजों को पढ़ना इतिहास कहलाता है, इन बदलावों को पढ़ना इतिहास कहलाता है। और आगे हम देखते हैं, आगे की हम टॉपिक में हम देखते हैं कि एक समय था जब इतिहासकार सिर्फ कहानियों को सिर्फ तारीखों को महत्व देते थे। लेकिन इतिहास को तारीखों को जादू से जोड़कर देखना नहीं चाहिए। लेकिन जब बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा होता है तो इतिहासकार एक राजा के दरबार में बैठे रहते थे और उनके बारे में वो लिखते थे कि राजा को इस तारीख को जो है ताज पहनाया गया, इस तारीख को उनका विवाह हुआ, इस तारीख को उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। क्या ये इतिहास है? हाँ, हालांकि इतिहास में कुछ तारीखें पढ़नी पड़ती हैं, रेफरेंस देने के लिए पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इतिहास को सिर्फ तारीखों के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए। कौन सा राज्य, कौन सी लड़ाई कब हुई, हाँ लड़ाई हुई ठीक बात है, उसको तारीख याद करना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, क्यों लड़ा गया वो युद्ध, तो ये चीज देखना इतिहास है। और आगे जो आपकी ये किताब बताती है कि आप पीछे की दो किताबों में, आप पीछे के 2 साल यानी कि कक्षा छठी और कक्षा 7वीं की जो किताब है उसमें आप एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। वो किताबें भी हम आपको जरूर करवाएंगे और जल्द ही करवाएंगे। ये किताब आप लोगों की एक बार कंप्लीट हो जाए तो आपको मिडाइवल और एंशिएंट की किताबें भी करवा दी जाएगी। और आगे ये जब किताबें एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 12वीं क्लासेस की किताबें भी हम पढ़ा देंगे। तो आप लोगों को आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका कौन सी तारीखें, ये वाला जो यहाँ से हमने शुरू किया था कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये चीज हमने देख ली। आखिर कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं, तो अब ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।